बताया था कि जो नींद की गोलियां होती है, टैबलेट्स होती है, वो भी कई लोग इस नशे के रूप में लेते हैं। तो सर ये सारी टैबलेट्स तो सर जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह पे अवेलेबल है, तो ये सर इन लोगों को कैसे मिल जाती है ये? जो मेडिकल स्टोर पर दवाएं बेचती लगते खाने पीने की चीज, कोई होटल है खुला है, आप नाश्ता लेना की गोली ले लो, लंच में ले लो, डिनर में लो, अगर आधे तो मेडिकल वाले गोली दे देते हैं। गोली देते हैं। हम सब डांटते हैं सर सबको कि मेडिकल से गोलियां नहीं लानी है आपको, आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाओ, कोई भी समस्या है उसके बाद ही आप लें, पर लोग मानते ही नहीं है सर। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं, कोई दवा बिल्कुल सर, वो मेडिकल स्टोर के लोगों को, केमिस्ट को नहीं देना चाहिए। लाइफ सर बहुत खूबसूरत है सर। देखो सर, हम इतनी अच्छी दुनिया में रहते हैं, अब तो विदेश में भी देख कर आए सर, है ना। एकदम सोचो सर, अगर सभी इस चीज में उलझ गए ना सर, तो एक मतलब गड्ढे में चले जाओगे सर। अब इतनी खूबसूरत जो दुनिया है या वर्ल्ड है, उसको कभी देख ही नहीं पाओगे सर। सिनर है सर, और एक मैंने कई बार खुद ने देखा है सर, मेडिकल स्टोर से ना ये बच्चे कफ सिरप भी लेते हैं सर। हाँ, अब नेल पॉलिश भी बहुत है। हाँ, पेट्रोल का ये सब सस्ता चीज है, सस्ता नशा जिसको भांग गोलियां खाते रहते। एक ब्राउन शुगर एडिक्ट को शायद आपने नहीं देखा होगा, क्या करता है मतलब कि इतना कॉस्टली होता है ब्राउन शुगर कि उसको खरीदने के लिए क्या करता है, घर के बर्तन तक बेच देते हैं। हाँ सर, जिंदगी है प्रिय अनमोल, जी लो इसे, नशा है दानव, जिंदगी से दूर कर लो इसे, एक कप एक घूंट बर्बादी की शुरुआत है, रोको हाथ कल तुम्हें पिएंगे, जिंदगी बर्बाद है। उक्त कुछ पंक्तियां जो डॉक्टर राम गुलाम राजदान जी द्वारा लिखित है, युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त रहने एवं सार्थक जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती हैं। ये पंक्तियां अपने आप में गागर में सागर समेटे हुए हैं। डॉक्टर राम गुलाम राजदान जी आज इंदौर में नशा मुक्ति अभियान की एक धुरी बने हुए हैं। श्रीमान वर्तमान में मालवांचल यूनिवर्सिटी इंदौर में पीआरओ एवं चांसलर हैं। साथ ही में श्रीमान इंडेक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर होते हुए डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के हेड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमान की उपलब्धियां सीमित शब्दों में नहीं गिनाई जा सकती। श्रीमान WHO द्वारा संचालित सेंटर फॉर अल्कोहल एवं ड्रग रिसर्च एब्यूज डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के फेलोशिप भी रह चुके हैं। श्रीमान MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर, मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर, GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, महाराजा हॉस्पिटल इंदौर, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ जैसे कई संस्थाओं में अपनी अमूल्य सेवाएं मनोचिकित्सक एवं डायरेक्टर के रूप में दे चुके हैं। श्रीमान द्वारा मनोचिकित्सा एवं नशा मुक्ति पर कई सेमिनार आयोजित कर भारत को नशा मुक्त एवं युवाओं को मानसिक रूप से सजग बनाने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। श्रीमान पुलिस एवं प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज को नशा मुक्त बनाने के अथक प्रयास में प्रयासरत है। श्रीमान द्वारा कई किताबें लिखी गई, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं अनसाउंड माइंड, ड्रग अब्यूज इन इंडिया, आत्महत्या क्यों और कैसे बचे, आधुनिक मानसिक रोग विज्ञान, मन को कैसे रखे स्वस्थ इत्यादि। श्रीमान को कई अवार्ड्स भी प्राप्त हैं, जिनमें एंथम फॉर मालवांचल यूनिवर्सिटी अवार्ड 2025, राइजिंग स्टेप नेशनल मैगजीन द्वारा इंस्पिरेशनल अवार्ड 2024, सोसाइटी ऑफ एम्पावरमेंट नालंदा यूनिवर्सिटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ 2023, सेवाधाम आश्रम उज्जैन द्वारा कीर्ति कुसुम सम्मान 2023, देवांग मेहता नेशनल एजुकेशन अवार्ड 2019 प्रमुख हैं। आज हमारे पॉडकास्ट अ टॉक विद ब्रेव हार्ट्स में मैं आपकी होस्ट प्रिया झाला तहे दिल से डॉक्टर राम गुलाम राजदान जी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है यह पॉडकास्ट समाज को नशा मुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा। आज हमारे साथ डॉक्टर राम गुलाम राजदान सर मौजूद हैं, और वो मनोविज्ञान के एक बहुत ही हम कहेंगे कि जिन्होंने अपना पूरा लाइफ जो है 60 साल की इसी में गुजार दी, और आज हमारे साथ हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सारी वो बातें जो जनरली हम कहने से डरते हैं। तो आज मैं राम सर का
तहे दिल से सैल्यूट एकेडमी से स्वागत करती हूँ सर। नमस्ते सर। नमस्कार। जी नमस्ते सर। तो सर आज हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे बीच आए, और सर आज जब आप आए हैं तो हम वो बातें कर पाएंगे जो जनरली लोग डरते हैं जिन बातों को करने में, और उनका उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं है सर, है ना। लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, आपका रिटायरमेंट भी हो चुका है, फिर भी आज भी आप इस फील्ड में, साइकोलॉजी की फील्ड में, साइकेट्रिक फील्ड में काम कर रहे हैं। नशे के लिए, नशे को इस देश से हटाने के लिए काम कर रहे हैं सर। तो इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं सर, सैल्यूट एकेडमी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच वॉरियर्स, डियर फ्रेंड्स और इस एकेडमी के स्टूडेंट्स। आज मैं शुक्रगुजार हूँ एकेडमी का, ऐसे विषय पर मुझे बात करने का मौका मिला जो मेरा पैशन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर इतने सालों पहले आपने जो सब्जेक्ट चुना सर, मतलब उस समय तो सर मुझे सर अभी लोग बात करने से डरते हैं, साइकोलॉजी को अभी समझते नहीं है सर लोग। तो उस समय पे आपको कैसा एहसास हुआ कि मैं इसमें अपना मास्टर्स करना है? तो सर बताएंगे। एक्चुअली क्या था, जब मैं बहुत मैं रहने वाला लखनऊ मेडिकल कॉलेज पढ़ता था जी सर, और मेरा जो घर है बाराबंकी करीब, वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर। अक्सर मेरी हैबिट थी साइकिल से आना जाना, वहाँ इस मेडिकल कॉलेज घर जाना तो मैं देखता था सड़क किनारे लोग कभी नंगे हैं, कपड़े नहीं पहने हैं, तो बहुत सदा मन में रहता ऐसा क्यों है। फिर ये होता था कुछ लोग ये अजीब क्यों हो जाते हैं, दुनिया से कटा हो जाते हैं, जैसे साधु है, संत है, बिल्कुल दे आर नॉर्मल माने जाता है, पर दे आर प्रोडक्टिव पीपल क्यों अलग हो जाते हैं। फिर ये होता है कि एक मन के बारे में जानना, एक दुनिया हमारी बाहर की है, फिर हम ये कैसे सोचते हैं, कैसे फीलिंग होती है। तो एक मन की दुनिया को जानने की मेरी जिज्ञासा रही है, खोज करने। मेडिकल साइंस चूंकि इसलिए मैं MBBS किया हूँ, MD किया हूँ, इसलिए मेडिकल साइंस तो मेरी फील्ड रही है, मगर मन की जो गहराइयाँ, मन की जो समुद्र है, वो साइंस विज्ञान का जो जिज्ञासा कारण मैंने मनोविज्ञान चुना कि अपना कैरियर। और चूंकि MD साइकेट्री में करने के बाद हम लोग उसका इलाज भी कर सकते हैं, दवाएं दे सकते हैं। तो एक तरह से मेरा जो पैशन है, जो सोचता था, मेरी विश भी पूरी हुई, और आई एम एंजॉयिंग माई प्रोफेशन एज ए साइकेट्रिस्ट। जी सर, जी सर। तो सर MBBS किया आपने, उसके बाद आपने MD किया सर। तो सर आप तो यूपी से हैं, फिर हमारे MP में सर कैसे एंट्री हुई आपकी? एक चीज बताएं कि मेरा सदा रहा है एक दुनिया को करीब से देखने का। अच्छा। आई फील दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर वन, they smile like alike, they weave alike, कहीं कोई अंतर नहीं है। और चूंकि क्या था, MBBS किया, फिर MD किया, मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ता रहता था। और एक बार यहाँ आया था मैं इंदौर पहले कहीं घूमने के लिए जी। तो मुझे इतना अच्छा वेदर वगैरह लगा, तो वास्तव में हमने क्या किया, यहाँ की जॉब का एडवर्टाइजमेंट मिला जी। और मैंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, और आई ज्वाइंड एज असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री इन आपके MGM मेडिकल कॉलेज। MGM मेडिकल कॉलेज, हाँ सर, वो कॉलेज तो सपना होता है सर बच्चों के लिए। तो सर कैसा रहा, मतलब जब आप यहाँ पे आए उसके बाद कैसा रहा, कैसा लगा आपको, और किस तरीके से मतलब इंदौर के लोगों ने आपका स्वागत किया सर? यस, यदि मैंने यहाँ आने के बाद बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लोग हेल्पफुल हैं। मैं बाहर से आया जी। आने के बाद में यहाँ पर मैं आया था, मेरा एक छोटा बच्चा था, और फिर क्या था कि शुरुआत में आई स्टेड इन सम होटल, फिर लोग बात से मिला, तो फिर यहाँ डीन से मिला, और यहाँ कमिश्नर इंदौर से मिला। तो कमिश्नर इंदौर से मैं मिला, मिस्टर सिंह थे, विजय सिंह जी सर। तो मैंने कहा मैं बाहर से हूँ, मैंने ज्वाइन किया है, तो इट्स वेरी नाइस कि आपको बाहर से आए हो और यू वांट टू स्टे। मैं कहा मुझे तो यहाँ रहना। उन्होंने एक क्वार्टर कहा, इनको जो खाली हो असिस्टेंट कमिश्नर बोला दे दिया, देगी हुई अलॉट कर दी। फिर यहाँ पर मेरे बच्चों के एडमिशन की बात थी, तो वो भी मैं बहुत लोगों ने हेल्प किया, आई गॉट एडमिशन इन गुड
सेंट पॉल कॉलेज में मेरे बच्चों का एडमिशन मिल गया। जी। तो इट वॉज गुड दैट ये सब चीज़ें जो प्लस होती हैं लोग करते हैं, फिर अपने लाइफ में आता है। हाँ, मेरा भी कर्तव्य है कि लोगों को सर्व किया जाए, बिल्कुल किया सर। जाए। दैट आइडिया केम इन टू माइंड एंड जो लोगों का यहाँ के परसेप्शन है, एक्सेप्टेंस है, दैट गुड। मेरा तो ये सोचना है इतने साल काम करने के बाद समथिंग कहीं ना कहीं इस भूमि में कुछ अलग बात है। तो सर अच्छा रहा, मतलब Yes, अभी बहुत तक का अच्छा। आपने जो हमारे यहाँ पे जो कॉलेज है उसको भी स्टेब्लिश किया, तो सर उसकी थोड़ी स्टोरी बताइए हमको यहाँ सर। क्या है कि यहाँ आने के बाद में तो ये मनोरोग विभाग नहीं था। अच्छा, और विभाग ही नहीं था। विभाग ही नहीं था। मैं आई वाज फाउंडर, तो आई वाज पोस्टेड इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एज साइकेट्रिस्ट। फिर उनसे मिला तो हमने कहा हमको ओपीडी दे दीजिए। जी। तो दे गिव ओपीडी 3 days a week, 3 दिन हमारे मरीज आते थे। मैं हॉस्पिटल देखना चालू किया। फिर उनसे कहा कुछ बेड दे दीजिए। अरे कहा आप बेड क्या करोगे, यहाँ कैसे भर्ती करोगे, यहाँ पर क्लोज है। मैंने कहा नहीं, आपको ज्यादातर मरीजों को क्या होता है, जैसे डिप्रेशन है, तनाव है, कोई उसको सेफ्टी की जरूरत नहीं होती, उसको बंद करके रहने की जरूरत नहीं होती। मैंने उनको कंसेप्ट बताया। अच्छा। तो मुझे एक ओपन वार्ड में देगी 5-6 बेड दिया और वहां से जर्नी शुरू किया। तो ग्रेजुअली क्योंकि मैं ऑल एलोन था तो सभी का मेरा इंटर डिपार्टमेंटल इतनी अच्छी थी। मैं एज हेड डिपार्टमेंट था। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि उस समय जो डॉक्टर्स थे, जब हम लोग मैंने ज्वाइन किया था 93, जी मैं सर। कहूँ अलग एरा था। हाँ उस समय के जो हमारे कलीग्स से सब थे वो इसलिए आते थे कि सेवा करेंगे और इंस्टीट्यूट डेवलप करेंगे, डिपार्टमेंट डेवलप करेंगे, और ये नहीं सोचते हम प्राइवेट प्रैक्टिस डेवलप करेंगे, प्राइवेट करेंगे। जी सर। तो हमें बड़ा अच्छा लगा जो हमारे जो कलीग्स थे, कुछ एक दो नाम भी बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर अपूर प्राणिक, डॉक्टर भरारिन भरानी और बहुत सारे और, डॉक्टर के.डी. भार्गवा, ये सब लोग समर्पित थे। जी तो सर। उनको देख करके हमने कहा नहीं, आई हैव टू डू इट। तो आई कुड एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी बाय 2000। ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया जी सर। और उसके बाद में ये जर्नी आगे और बढ़ती जा गई। कुछ और मौके मिले काम करने का। जी जी सर। तो सर जब आपका डिपार्टमेंट नया नया था तो सर पेशेंट्स आते थे मनोचिकित्सा से You're very right। तो शुरुआत में तो लोग जानते नहीं थे, फिर 1, 2 से 4 मल्टीप्लाई होने लगे। इवन आफ्टर 6 months आई हैड अबाउट 30 पेशेंट पर डे। मैं जो 2000 में मनोरोग विभाग ओपीडी छोड़ा हूँ, उस समय करीब 100 पेशेंट पर डे आते पर थे। डे आते हैं। अरे वाह सर। तो सर अभी का जो सिनेरियो है उसमें आप देखेंगे कि लोग जनरली बात करने से डरते हैं। तो सर मनोचिकित्सा को या साइकेट्री को कैसे डिफाइन किया जाए सर? सबसे बड़ी बात यह है कि मनोचिकित्सा मीन्स जो मन से संबंधित बीमारियां हैं उनका उपचार। तो लोग ये सोचते हैं कि मनोचिकित्सा का मतलब है सिर्फ मानसिक विक्षिप्तता। हाँ, तो वो यही सोचते हैं सर। या पागलपन पागलपन, हाँ। तो ये 1% बीमारी होती है। बाकी जो 99% बीमारियां हैं, ज्यादातर अवसाद और मानसिक तनाव, अनिद्रा और सर दर्द, मिर्गी बीमारी, बच्चों संबंधित विकार, उसके अलावा बहुत सारे एडिक्शन, और ये सब विकार जो है मनोरोग श्रेणी मानते हैं। तो इसलिए वो सोचते हैं कि अच्छा ये डॉक्टर एक जैसे पहले टीबी के लिए था, बिल्कुल बिल्कुल लोग टीबी को दिखाने नहीं जाते नहीं जाते थे, नहीं हाँ, जाते हाँ, थे। हाँ। और सबसे बीच वो था अदर लेप्रोसी। हाँ, लेप्रोसी वाज द सेम टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो कि मरीज से आपको बचपन में शायद देखा हो, घृणा करते थे। बिल्कुल उनको क्या थे, मरीजों को सवेरे उठिए एक ट्रॉली में लेकर के 3-4 की टोली चलती थी, गाना गाते जाते थे, कुछ दे दो, और वो बेगिंग करके अपना जीवन बिताते थे। और यहाँ पर कुछ जगह थी निर्धारित जहाँ पर शेल्टर था, रोड किनारे वो लोग रहते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये साइंस का डेवलप हुआ कि ये ट्रीटेबल है, इसका पता चला कारण क्या है। आज टाइम में लेप्रोसी गायब हो गई, वो लोग नहीं है। इसी तरह ये अपना मानसिक रोग के बारे में कहें तो इसमें मानसिक रोग में पहले तो जरूर ऐसा था कि लोग कतराते थे, नहीं जाएं, क्यों जाएंगे, तो
डॉक्टर जाएंगे वहाँ दवा लिख देंगे और इनका जो है क्या हम विक्षिप्त हैं क्या, मगर अब समझने लगे। अब तो हम लोग जितने साइकेट्रिस्ट हैं दे आर ओवर बर्डन। अच्छा। यस, वी आर ओवर बर्डन और पेशेंट खुद ही आते हैं, जी दे सर। वी प्रायर अपॉइंटमेंट देते हैं और उसके बाद देखते हैं। और उसके अलावा अलग अलग इसकी स्पेशलिटी भी डेवलप होती रही है, जी सर। जैसे कि अब अलग एडिक्शन अलग हो गया है और उसके अलावा कुछ और विकार की काउंसलिंग ये सब अलग तरीके से होने लगी है। तो स्टिग्मा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बड़ी मैंने देखा अच्छी बात कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हुआ ट्राइबल एरिया का मरीज, तो वो वहाँ के लोग सीधे लेकर के चले आते मारंगा मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए, क्यों वो देख चुके हैं इसे ठीक होते हैं और उपचार होता है। तो मेरा ख्याल है कि समय के साथ साथ स्टिग्मा कम हुआ है, लोग डायरेक्टली आने लगे हैं और अपॉइंटमेंट लेकर दिखाते हैं, उपचार कराते हैं। और अभी भी मैं कुछ ना कुछ, यदि कोई डॉक्टर कहे उनको दिखाना है तो मन में पहले सोचा हमें क्या बीमारी है, जो सोचते हैं। पर ये स्टिग्मा अब खत्म हो गया है। चलो मतलब फर्क तो पड़ा है बहुत सर, फर्क पड़ा बहुत है। फर्क पड़ा है। जी। तब जब आपने शुरुआत की थी और उससे अभी में बहुत बहुत फर्क फर्क पड़ा। खुद आते हैं मतलब छोटे एरिया से, गांव से लोग खुद दिखाने आते हैं क्योंकि वो सही हुए हैं सर, हाँ। उनका प्रॉपर इलाज हुआ है। अच्छा सर। और सर जैसे अब अगर हम बात करें तो हमारे पास भी बहुत स्टूडेंट है, आपके पास भी टीनेजर्स आते हैं। तो सर हमारा जो यहाँ पे पॉडकास्ट का जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को एडिक्शन, टाइप ऑफ एडिक्शन और उससे कैसे बाहर आए, Yes. ये सब हम बताना चाहेंगे सर। तो सर आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर पाएंगे कि एडिक्शन क्या होता है, कितने तरह का हो सकता है और उससे कोई भी स्टूडेंट या किसी भी एज ग्रुप का बंदा कैसे बाहर आ सकता है सर? बहुत यूथ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जी सर। ड्रग एडिक्शन इन द यूथ। अच्छा। और पहले इन पदार्थों को जो एडिक्शन कहते थे, ड्रग कहते थे, आज इनको सब्सटेंस एडिक्शन कहते हैं, सब्सटेंस एडिक्शन कहते हैं। पर अभी लेमन में ड्रग एडिक्शन ही कहते हैं। और स्टूडेंट में 55% स्टूडेंट कभी ना कभी कोई नशीले पदार्थों का जीवन में उपयोग करते हैं। और देखा गया है कि एडिक्शन जनरल पॉपुलेशन में देखें तो इंडिया में करीब 14% लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4% एडिक्ट है, और करीब 5% लोग गांजा, भांग, चरस के इस्तेमाल, इसे कैनबिस कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर करीब 2% लोग अफीम से रिलेटेड पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा नींद की गोलियां लोग, ये भी करीब 1-8% में लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये समस्या, उसके अलावा समय के साथ साथ सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों में इनको जानने की ज़रूरत है कि आजकल इनको नशा परोसा जा रहा है। जैसे सर? जैसे क्या है, बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे, आप जाएंगे बाहर तो कहीं पर हुक्का बार है, कहीं ऐसी जगह है जो कि यूथ को अट्रैक्ट करते हैं, जो दे गो एंड दे सी देयर। हाँ सर, वहाँ पे तो कुछ स्पेशल टाइप की कुछ दवाइयाँ हैं ना, होती है जो बनाई जाती है ऐसे, सिंथेटिक ड्रग्स। हाँ। और वो सिंथेटिक ड्रग जो है मिलाकर स्टूडेंट पिलाते हैं, दे आर मोर हार्मफुल। अच्छा, दिस इज एज जहाँ एक शुरुआत नशा की होती है, वही करीब 15-16 साल की उम्र की शुरू होती है। सर, हाँ। और ये वैसे आपके यहाँ स्टूडेंट हैं, यूथ, ये एज ग्रुप होता क्या है, ये एज ग्रुप में क्यूरियोसिटी देखने की जिज्ञासा, ये भी क्या होता है, ये भी देख लें। हाँ, सही जैसे है दोस्त यार कोई सिगरेट बीड़ी पीता है, देखो एक कष्ट लगाओ, हाँ, देखो कैसा लगता है। सही, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देयर दे स्टार्ट, 8-10 दिन लगाए तो दे बिकम। और अभी तो सर ऐसा है, जो अभी की जो जनरेशन है सर, जो जेनजीज बोलते हैं, इनके लिए तो सर टशन हो गया है। मतलब अगर आप ये सब नहीं करते हो ना, तो कई बच्चे हैं बेचारे जो सीधे साधे रहते हैं, नहीं करते, तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता ग्रुप में कि यार तुम तो सिगरेट ही नहीं पी पा रहे हो। मतलब, और सर अभी जो जैसे इंदौर आप देख रहे हो, आप तो इतने सालों से देख रहे हो सर, एक छोटी सी सिटी है, मतलब इतना इफेक्ट इसमें रहा नहीं है, जैसे मेट्रोपॉलिटन तो है ही, यहाँ पे सर लड़कियां भी, मतलब स्मोकिंग में मैंने जो अभी जो देखा है कि मतलब गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट सर बहुत ज्यादा, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ, ये इंदौर आज वो सारे एडिक्शन
जो पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी में थे आज इंदौर शहर में हैं। जी सर। जैसे कि आपने बताया, आप रोड साइड जाते हैं, स्मोकिंग लड़के हाँ सर, करते स्मोकिंग देख मतलब जाएंगे। पहले क्या था, एक मान मर्यादा थी एक, अब तो ऐसा लगता है कि मतलब बच्चे डरते ही नहीं सर। Yeah. उनको यूं भी नहीं लगता है कोई फैमिली मेंबर, जैसे हम लोगों को तो सर डर लगता था, Yes, yes. डराया जाता था ना घर में कि ये सब नहीं करना है, या कहीं तुम करते हुए दिखे तो तुमको हम मतलब पनिशमेंट मिलेगा। yes. तो वो चीजें सर बच्चों में जाती जा रही हैं। लड़कों में तो पेरेंट्स का बहुत डर रहता है, कहीं सुन भी लिया गया हाँ, तो उसको पिटाई पिटाई होगी कितना सर। हमें गलत मानेंगे, वही, घर वही, के वही, लोग वही। बेइज्जत महसूस करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल मगर सर। आज लड़कियां देखें, बिल्कुल वो सर। थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, जो कि मैं तो ये कहूँगा अभी भी फीमेल में एडिक्शन बहुत कम है। कम है। यस, फीमेल में एडिक्शन मेल्स में जैसे मान लीजिए उसका करीब 5-6% एडिक्शन सिर्फ फीमेल में। अच्छा। अपर क्लास में या सब जैसे ट्राइबल उसमें है, आपका लोअर क्लास लोअर या तो अपर में होगा या एकदम लोअर में होगा, बीच में वुमेन में नहीं है। जी सर। मेरा ख्याल है कि ये भी कह सकते हैं कि भारत में नारी जो है जी सर। अभी भी भारतीय नारी है जो परिवार को लेकर चलती है, बिल्कुल और सर। परिवार में बुराइयों को भी दूर रखती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। तो सर ये आपने अच्छी बात बताई कि अभी भी भारत में जो फीमेल का जो रेशो है वो कम है। तो सर आपने तो लगभग बहुत जगह आप गए हैं, और सबसे बड़ा सर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहे हैं। तो सर बताइए उसके बारे में, कैसे आप वहाँ पे आप किस तरीके से गए, और सर वहाँ पे क्या अलग आपको सीखने को मिला जो आप यहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं। आई एम लकी पर्सन कहना चाहिए, एक पेरेंट्स का हमें आशीर्वाद कहूँगा। बिल्कुल, हमारे जो भी अपने प्रिय हैं उनका अफेक्शन लव, जिसके कारण मुझे आई गॉट WHO फेलोशिप इन 1998। बिल्कुल। एंड मुझे जा कर के ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कुछ ट्रीटमेंट बहुत नए नए तरीके वहाँ हैं, जाकर देखना मौका मिला। जी सर। तो मैं जब वहाँ पर गया और देखा, तो पहली बात मैंने कई डिएडिक्शन सेंटर देखे, और उसके अलावा गवर्नमेंट से मुझे मीटिंग हम लोग थे, जैसे यहाँ जो गवर्नमेंट के हेड ऑफ द गवर्नमेंट जैसे सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वी हैड मीटिंग विद देम, कैसे वो ऑपरेट करते हैं, हाउ टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। तो वहाँ पर मैंने देखा कि प्रॉब्लम्स और बहुत यहाँ से डबल है। अभी भी वहाँ पर फीमेल्स इक्वली एडिक्शन में है और एज कम्पेयर टू मेल। सबसे अच्छी बात है हमारे हिंदुस्तान में फैमिली है, इसका बहुत सपोर्ट है, ये डिफरेंट है। मुझे आई रिमेंबर वेरी वेल, आई वाज वर्किंग विद वन सम डिएडिक्शन सेंटर इन ब्रिस्बेन। वहाँ पर एक यंग फीमेल, शी वाज एडिक्टेड विद द ब्राउन शुगर, स्मोकिंग करती थी और उसका एडिक्ट थी, और वो डिएडिक्शन सेंटर में करीब वो 10-12 दिन से थी। तो मैं उससे गया, आई ट्राई टू इंटरव्यू हर। 1-2 दिन तो सिर्फ ओनली वीपिंग। फिर तीसरे चौथे दिन बाद बात किया कि व्हाट एडिक्शन वाज। शी सेड दैट आई एम एडिक्टेड विद द ब्राउन शुगर, आई एम हैवीली। मैंने कहा हाउ यू फेल इट? कहा कि आई हैड बॉयफ्रेंड, he was addicted and he made me addicted with the brown sugar. I said, why, where are your parents? Are they coming here to treat me? और तो कहा, she replied, कहा उसने कि पेरेंट्स हमारे करीब 2 साल पहले they separated and I am living in some home that there alone, and they got married, both of them living separately. No, sometime other I have call from my mother, how are you, where are you darling, वो कभी कभी फ़ोन करती है। और फिर मैंने कहा फिर नाउ आप यू आर हेयर फॉर व्हाट फ्यू वीक्स मंथ, आप ठीक हो जाएंगे, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? This is big problem for me. I think I'll be again in some rehab unit there. Good thing that once I'm not working, so I'll be getting some social security money, and that will be enough for that my care of myself. After
completion of my graduation, I would search out some job and I like to be get employed somewhere. मैंने कहा कि डू यू लाइक टू गो बैक टू योर बॉयफ्रेंड, तो कहने लगे वो तो क्रिमिनल चार्ज में है, अब उसको तो टच ही नहीं करना है। एंड शी वाज सीवियरली डिप्रेस। फिर एक आध महीना में काफ़ी ठीक हो गई। शी वाज प्लान नाउ वेरी वेल कि उसको फ्यूचर में करना है। दिस आई रिमेंबर वेरी वेल। सेकेंड, वहाँ पर एडिक्शन को, शराब का एडिक्शन नहीं मानते हैं। भारतवर्ष में अच्छा ऐसा देश जिसमें कभी भी अल्कोहल या नशीले पदार्थों को, एक्सेप्ट भांग या गांजा को, स्वीकृत नहीं है। अपनी कल्चर में इसको वहाँ नहीं मानते हैं, तो नॉर्मल ड्रिंक मानते हैं। अल्कोहल उन लोगों के लिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रेशो अल्कोहलिक का ही है, हाँ, है ना? सबसे ज्यादा है। जैसे आपने बताया 14% जो है अल्कोहलिक, वो सबसे अल्कोहलिक है, और उसमें भी 4% जो है एडिक्टेड है। जी सर। तो सर जैसे आपने स्टोरी बताई, तो इस स्टोरी से जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा अकेला है, उसके पास फैमिली नहीं है, तो इन चीजों की तरफ वो आकर्षित होता है सर। यस, हाँ, आकर्षित होता है। कहीं फेलोर हो गया एग्जामिनेशन में, दोस्त घर गए, तो काहे टेंशन में है, ले सिगरेट पी ले, तो चलो तुम्हें ले चलते हैं वहां जहाँ पर बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं। बिल्कुल। हॉस्टल्स नाउ बिकेम नाउ प्लेसेस ऑफ सम बैड एडिक्शन, बिल्कुल सर। पर्टिकुलरली गांजा, भांग और चरस के। और आपको बताएं, इस पर जरूर मैं कहना चाहूँगा कि गांजा, भांग, चरस में केमिकल कंपाउंड होता है, दैट इज THC। और ये गांजा, भांग, चरस शराब से ज़्यादा नुकसानदायक है। अच्छा। हाँ, यंग अवस्था में, एज में चालू करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है, और वो बहुत पीछे रह जाते हैं, पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, पीछे हो है जा ना सर, पाता पीछे है। होता है। कई इंदौर के स्टूडेंट में एक स्टोरी बताऊं, वो उसका फादर जज था कहीं यहाँ पर इंदौर में किसी डिस्ट्रिक्ट में, एंड उसको अपने बच्चियों को भेजा ग्रेजुएशन के लिए भोपाल में। तो वो देखा कि करीब 2-3 महीना से उसने कहीं कुछ पता ही नहीं चला कहाँ क्या है। उसके साथ उसका कजिन भी था, ही वाज डूइंग वेरी वेल। फिर बाद में पता चला कि वो इज एडिक्टेड टू द गांजा देयर। ओके। तो वो इतना एडिक्ट हो गया कि उसने कि सब छोड़ दिया। तो फादर उनके गए, मैंने कहा, मुझसे डिस्कस किया, बेस्ट है उसको ले आओ, अब उनसे दूर कर दिए यहाँ, दे वाज ब्रॉट हियर। तो यहाँ फिर उसको स्कूलिंग कराई। तो यूथ में दिस इज समझना है, जो हॉस्टल है वहाँ भी एक तरफ आपका क्यूरियोसिटी है, आपको कुछ करना है भविष्य में, एक जिज्ञासा है, दूसरी तरफ ड्रग पुशर अपना गेम प्ले करते हैं। दिस इज बिग बिजनेस। आपको बताएं, $300 बिलियन का बिजनेस है आजकल ड्रग यूज वर्ल्ड में। $300 बिलियन का ड्रग का बिजनेस है वर्ल्ड में। सबसे बड़ा बिजनेस है आर्म्ड डील्स, उसके बाद आता है आपको आयरन, बिजनेस ऑफ आयल इन द वर्ल्ड, तीसरे नंबर सबसे बड़ा वर्ल्ड ड्रग्स। दूसरी बात इस यूथ के लिए समझना जरूरी है कि आपको दूर रहना है इनसे, क्योंकि आपको परोसने वाले तो हैं जो कि हॉस्टल में भी आपको पुश करेंगे, कहीं बाहर में जाओगे कहाँ वहां मिलेंगे। समटाइम विल गेट मैसेज, कम टू दिस बार, बिल्कुल बिल्कुल। आपको फ्री में अल्कोहल दिया जाएगा। हाँ, 1-2 बार फ्री में ऑफर करते हैं, फिर आपको पता है कि एडिक्टेड हो गया है, हाँ। वो आपसे लेगा ही लेगा, फिर तो वो उनका बिजनेस चालू हो जाता है। एक तो 2 जगह हैं जहाँ से सबसे ज्यादा बर्डन सप्लाई होती है जी। वन इज गोल्डन ट्रायंगल, इट इज अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। अच्छा। ये इसका एरिया यहाँ से दुनिया में सप्लाई होता है, वर्ल्ड में वर्ल्ड में। अफगानिस्तान, Yes, in the ईरान record. और पाकिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। जी जी जी। अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। फिर दूसरा एरिया है गोल्डन क्रिसेंट, ये इसमें आते हैं बर्मा, लाओस एंड वियतनाम। ये 2 जगह से दुनिया में सप्लाई होते हैं। इंडिया इनके बीच में है, जहाँ से वर्ल्ड में सप्लाई होती है और थ्रू इंडिया वो जाती है। तो हमको यूथ को समझना होगा। मैं चाहूँगा कि नशा सबसे इम्पोर्टेंट है, कि नशा की शुरुआत ना करना ही सबसे अच्छा है। एक बार आपने चालू किया तो वो आपको
जिंदगी भर आपसे छोड़ नहीं पाएंगे। नहीं मानेंगे। इसके बारे में एक और मैं कहना चाहूँ, बिल्कुल व्हाई सर। इट हैपेंड सो। हम्म क्या होता है, यदि मान लीजिए शराब को ले लें, व्यक्ति लेना शुरू करता है, हम्म शुरू में दोस्तों यारों के बीच में वो 1-2 पैक लेता है, उसको जो प्लेजर मिलती है वो रिड्यूस होने लगती है, उसके फिर उसी के लिए उसको फिर 4-6 महीना बाद में 3 पैक, साल भर में 4 पैक, उसी प्लेजर के लिए। तो इसको कहते हैं टॉलरेंस। तो ये टॉलरेंस बढ़ती जाती है, उसी प्लेजर व्यक्ति ढूंढता रहता है। फिर जब छोड़ता है तो उसको क्या होता है, बड़े तकलीफदायक सिम्टम होते हैं, अंग्रेजी भाषा में जिसे विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स। हाँ, कहते जब आप छोड़ेंगे तो थोड़ी कुछ दिन आपको समस्या होने वाली है। होने वाली। उसमें क्या रहता है सर, किस तरीके का बिहेवियर रहता है या क्या फील होता है? तो हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है ये विड्रॉल। तो इसी कारण क्या होता है, व्यक्ति छोड़ता नहीं है, कि वो उसको लेता रहे और प्लेजर मिलता रहे। सही मगर बात वो है। नहीं समझता है कि इसका क्या इफेक्ट, लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होने वाला है body टॉलरेंस होगी और मात्रा बढ़ती जाएगी। पे? बिल्कुल बिल्कुल। आप इसके पूरे ट्रेप में आ जाएंगे जब नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे कि शराब में छोड़ता है व्यक्ति, नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी, अच्छा। और उसकी तलब कैसे शराब मिले, प्लेजर मिले, ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपने एक बताया था कि जो नींद की गोलियां होती है, टैबलेट्स होती है, वो भी कई लोग नशे के रूप में लेते हैं। तो सर ये सारी टैबलेट्स तो सर जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह पे अवेलेबल है, तो ये सर इन लोगों को कैसे मिल जाती है ये एक्चुअली हिंदुस्तान में जो मेडिकल स्टोर पर दवाएं बेचती, लगता है खाने पीने की चीज, कोई होटल है खुला है, आप नाश्ता लेना हो तो ये गोली ले लो, लंच में ले लो, डिनर में ले लो। अच्छा, आधे तो मेडिकल वाले ही गोली दे देते हैं। गोली देते हैं। हम सब डांटते हैं सर सबको कि मेडिकल से गोलियां नहीं लानी है आपको, आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाओ, कोई भी समस्या है उसके बाद ही आप लें, पर लोग मानते ही नहीं है सर। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं, कोई दवा बिल्कुल सर, मेडिकल स्टोर के लोगों को, केमिस्ट को नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सर। मगर दे हैव बिग बिजनेस, पैसा कमाना है, उसके लिए वो ऐसा करते हैं। एक मैं और स्टोरी बताऊंगा जी सर, जो इंदौर शहर से जुड़ी है। जी सर। एक करीब 2015-16 की बात है। पता चला कुछ लोग 10-15 लोगों का ग्रुप था यूथ का, वो क्या हुआ, शहर से निकले, शहर में बाहर आए और मोटरसाइकिल पर, और कुछ नहीं, दे स्टार्टेड शाउटिंग, एब्यूजिंग द पीपल, गाली देना, और अननेसेसरी क्या हुआ कि मोटरसाइकिल गिरा दिया और एक आध को चाकू वाकू भी मार दिया। अच्छा। हाँ, ये घटना हुई थी 15-16 में। फिर 2-3 बार फिर रिपीट हुई। अच्छा, सेम वही लोग थे? वही लोग थे ग्रुप 15-16 लोगों का। तो फिर पुलिस वालों ने कहा व्हाई इट सो, तो उन्होंने देखा, पता चला एक नाइट्रावेट दवा है। क्या नाम है सर? नाइट्रावेट। 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 हाँ। अच्छा अच्छा। नाइट्रावेट टेबलेट है, जो कि साइकेट्रिस्ट, बहुत अच्छी नींद की दवा है, जो कहीं नींद ना आए तो इससे नींद आ जाती है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग उसको देते थे। जी जी जी। फिर क्या पता चला कि उन्होंने नाइट्रावेट का वो लोग एडिक्ट हो गए। अच्छा। तो उसके कारण क्या होता था कि मैंने आई गॉट टू टेक इंटरव्यू सम ऑफ द पर्सन, नाम नहीं ले सकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसका नाम ही सरनेम नाइट्रा कर दिया था पुलिस वालों। अच्छा। सभी का है ना? हाँ, वो एक खास व्यक्ति जिसे शुरू करा था। अच्छा। It was called नाइट्रा। 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 तो कहने लगे कि, मैंने पूछा हाउ यू स्टार्टेड, कहा कि हमें नींद नहीं आती तो लिया। फिर उसके बाद में हमने एक आध बार शराब के साथ भी लिया। अच्छा, शराब में डाल करके पिया। तो कहा कि उसमें मैं तो महसूस किया मैं तो शेर हूँ। हाँ, मेरे तो आई कैन डू एनीथिंग। फिर दोस्त यार गैंग को उसने बताया, और वो फिर क्या हुआ कि हम एक यूफोरिया में चले जाते थे, गैंग के लोग मस्ती के मारे, एक दुनिया अपनी अलग ही हो जाती है। हाँ, अलग दुनिया हो जाती है, और क्राइम भी लगता है, जो भी हम करते हैं नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लगता है। बिल्कुल सर। हाँ। तो ये नशे की दवा का इस तरह का प्रभाव है। आपको बताएं, नींद की गोलियां, कोई व्यक्ति 20 दिन कोई भी नशीले पदार्थ का दवा लेता है, नींद की गोली 21वें दिन वो एडिक्ट हो जाता है। अच्छा। कोई भी नींद की गोली स्वयं नहीं लेना चाहिए, जी बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एडिक्ट हो जाता है। स्टूडेंट के बारे में कहना चाहूँ, कभी नींद नहीं आती है, आप कोशिश करें कि नींद के लिए टाइम से खाएं,
परीक्षा टाइम में ज्यादा टेंशन मत ले, पहले तैयारी कर ले तो नींद अपने आप आ जाएगी। उसको उस समय ज्यादा ना सोचे, टेंशन ले हम पढ़ना है, ऐसा करना है। फिर भी कभी जरूरत है तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स दिखाकर बिल्कुल सर, ही प्रिस्क्रिप्शन, नॉट फॉर मोर देन 20 डेज। कहीं भी ले लेंगे 21 डेज में आप एडिक्टेड हो जाओगे, हो जाएंगे, बिल्कुल सर, जिंदगी भर उसको दिक्कत छोड़ना है। बहुत मुश्किल होता है। सर ऐसा तो क्या होता है ना, सबकी ही लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो थोड़ा टेंस हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो कई बार नींद नहीं आती हम ना। पर अभी तो सर मोबाइल, आपको पता है, अब लोग सोना ही नहीं चाहते सर, मतलब ऐसे रात रात भर जागते हैं और दिन दिन में सोते हैं सर। तो इसका कोई इफेक्ट होता है सर बॉडी पे? जैसे जैसे जो टाइम था सोने का वो हमने स्क्रीन टाइम में निकाल दिया, जो भी एडिक्शन था, जैसे बच्चे जो भी देख रहे हैं मोबाइल में, रील्स देख रहे हैं, पॉन्स देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, तो 5-7 घंटे उन्होंने तब निकाल दिए और अब वो दिन में सो रहे हैं सर। तो इसका क्या इफेक्ट होता है सर बॉडी पे? पहली बात, हमें नॉर्मल एक जो व्यक्ति जैसे रहना सीखना होगा, मनुष्य जैसा, नॉर्मल मनुष्य की तरह जीना। हाँ जो टेक्नोलॉजीज हैं जी सर, उनकी गिरफ्त में नहीं आना है। रात हमें सोने के लिए बनाई गई है, बिल्कुल सर, दिन काम करने के लिए बनाया गया है। वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन से ये मालूम है, यदि आदमी कोई 10 बजे सोता है तो उस समय 10 बजे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि आप नींद पैदा करते हैं और पर्सन ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से उठ जाता है। तो एक नींद जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल है और जो कि स्वयं कंट्रोल है, अपना इंटरनल सिस्टम है। मगर जो आपने बताया कि मोबाइल, इसके कारण बच्चे, बड़े बूढ़े स्वयं अपने आप को अपनी नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशन तो होना ही है। बिल्कुल सर। तो एक चीज ये है, कॉम्प्लिकेशन यदि नींद ना आना है तो दूसरे दिन काम करने में मन न लगना, घबराहट, डिप्रेशन भी हो सकता है सर। डिप्रेशन तो है ही सर। 16 साल 17 साल के सर बच्चे हैं, हम लोग तो समझते भी नहीं थे सर ये डिप्रेशन, मतलब ज्यादा कुछ बोलते थे तो मम्मी पापा एक लगाते थे, क्या डिप्रेशन, तो क्या उदास क्यों दिखता है, है ना, जो होता था ना सर। तो सर आजकल थोड़ा सा मैंने देखा है सर, भारत देश बहुत बड़ा देश है, यहाँ फैमिली भी है सर, पर क्या है ना, अभी समस्या ऐसा है कि आप समझ रहे हो, परिवार का हर बंदा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। पहले जैसे होती थी हाउसवाइफ घर में रहती थी, अब जरूरत की वजह से उनको भी काम करना पड़ रहा है, तो वो सर बच्चों पे उतना ध्यान दे नहीं पा रहे हैं सर। तो बच्चा थोड़ा सा लोनलीनेस फील करता है, अकेलापन फील करता है, तो फिर उसको लगता है नहीं ठीक है मैं मोबाइल चला लेता हूँ, या जो आपने बताया किसी न किसी ड्रग का वो अब्यूज हो जाता है सर। तो जैसा आपने बताया कि पहली बात, सबको कभी ना कभी टेंशन आता है, परेशानी आती है, तो अवॉइड आप करना चाहिए कि कोई स्लीपिंग पिल्स ना हो। अनटिलनेस बहुत है, कई दिन तक ना आया दिन वैसे होता क्या है, एक नॉर्मल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए मैं जरूर बताना चाहूँ आपके, तो इसको स्लीप हाइजीन करते हैं। हाउ टू हैव गुड स्लीप, स्लीपिंग टाइम शुड बी फिक्स एंड टेकिंग मिल्क आफ्टर एट द बेड टाइम। सेकेंड, सोते समय यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बिस्तर बैठ करके मत पढ़िए, लेटे रहे, टेबल बैठ के पढ़ाई करिए, और जब नींद आए तब पढ़ाई से तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है बुक पढ़ते पढ़ते ना। ये तो कई मतलब कई बार कई लोगों से हमने सुना है कि अगर नींद ना आए तो आप कुछ पढ़ना चालू कर लें, है ना, थोड़ी देर बाद आपको अपने महसूस होने लग जाएगा सर। इसको हम लोग एडवाइस करते हैं, बिल्कुल कि आप उस पर पढ़ें और एक्सरसाइज जरूर करें। बिल्कुल सर, एक्सरसाइज, यूनिक एक्सरसाइज जरूर करें, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, जिससे कि नींद अच्छी आएगी इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द ड्रग्स। सही बात है सर। तो सर इस तरीके से जैसे आपने बताया कि अलग अलग सर कुछ बिहेवियर में भी जैसे परिवर्तन अगर आता है तो सर उनको मेडिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, या चाहे डिप्रेशन जिसको बोले, या मेंटल हेल्थ की सिर्फ बात करें। कई लोग होते हैं ना उदास हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, तो सर उनको मेडिकल काउंसलिंग चाहिए या नॉर्मल काउंसलिंग से उनका काम चल जाएगा सर? डिप्रेशन, तनाव एक जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल सर, ये तो सभी को होता है। बिल्कुल। और हमको लर्न करते हैं इनफैक्ट कि कैसे जीवन जैसे बढ़ता जाता है, कैसे डील करें, फैमिली को कैसे डील करें, बच्चों को कैसे डील करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा तो जॉइंट फैमिली है, पहले ग्रैंडपा होते थे
देखा कोई उदास है, बुलाया, क्यों क्यों ऐसा ऐसा दिख रहा है, सही बात है। तो बहुत बड़ी बात पूछ करके उसको मॉनिटर करते थे। आज उसके अलावा वैसे तनाव ग्रसित है, कहीं कहता नींद नहीं आ रही, तो कहते तो क्या है भाई, अभी अगली बार पास हो जाए क्या पड़ता है। सही बात है। तो हाँ, उतना सर लोड था नहीं ऐसा कोई पढ़ाई का, है ना। अच्छा, अभी सर पेरेंट्स भी देते हैं कई बार तो, है ना, तो बच्चे डर जाते हैं। यस, आजकल क्या होने लगा है कि पेरेंट्स अननेसेसरी उन पर बर्डन बनाते हैं कि आपको कभी देख, आपको बताएं इंडियन पेरेंट्स इवन वेस्टर्न कंट्रीज में उनको सीबीएसई कोर्स पढ़ाते हैं, वहां पर क्या है 8वीं तक तो कोई एग्जामिनेशन कुछ नहीं है। हाँ सर, होता और है सिर्फ नहीं। वहां पर देखो बच्चे जाते हैं। सर मेरी सिस्टर है लंदन में, वो अच्छा, एमबीए कर रही है सर। हाँ, तो उसने बोला हमारे एग्जाम ही नहीं होते हैं, हाँ, देयर इज नो एग्जाम, ओनली असाइनमेंट्स एंड जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, Yes. वो क्या है ना, वही होता है सर। असेसमेंट होता है, असेसमेंट और असाइनमेंट दो ही चीज, दो चीज क्योंकि कोई बोले हमारे एग्जाम थोड़ी होते हैं। Yes. अरे तो बहुत अच्छी चीज है, एमबीए में कोई एग्जाम नहीं है Yes, सर। और यहाँ तो सर एलकेजी यूकेजी में से शुरू हो जाती है शुरू हो बात। जाते हैं, बिल्कुल सर। और जिसमें बच्चा तो खुद स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चों को स्ट्रेस में डालते हैं। तो पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अननेसेसरी बच्चे को जो करना है, इंटेलिजेंट है, होशियार, तो सिर्फ गाइड करें जी, कि पढ़े और हिम्मत बनाए, यूल गो अहेड, यूल गेट व्हाट एवर यू वांट। ना कि कई बार मैंने देखा, कुछ बच्चे देखा हमने पेरेंट्स, एक मैं केस बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। एक 10वीं का रिजल्ट आया, और उस बच्चे का क्या हुआ, ही टुक सम पॉइजनस सब्सटेंस और एमआई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। तो मैंने देखा सेकेंड डे, वाई इज सो, ही इंटरव्यू लिया, तो बताता है कि मैं क्यों ऐसा किया, कहा मेरे फादर ने कहा था ये तुम फर्स्ट डिवीजन 80% ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आपको मोटरसाइकिल दिलाएंगे, मेरे नहीं आए, आई गॉट 75%। अरे सो क्या 75% जिसके कारण ऐसा होता है। आप समझ सकते हैं कि क्या फर्क पड़ता है 75 या 80%। सही सर, मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। आप जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से, सर हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनको यही समझाते हैं सर कि आपको लाइफ में क्या होता है ना, हर चीज़, चलो एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कहीं पे एडमिशन लेने का या कुछ करने का तो मार्क्स की ज़रूरत है, नहीं तो जो आपके बेस है वो आप क्लियर रखें तो कहीं ना किसी एग्जाम में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और उसके लिए सर एकदम टेंशन नहीं लेना है दिमाग पे, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा मतलब सेकेंड टाइम नहीं हुआ थर्ड टाइम होगा। जब तक सर प्रयास कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप करें, नहीं तो फिर तो सर लाइफ में बहुत ऑप्शन है सर, ऑप्शन की कमी नहीं है। सो मेनी ऑप्शंस लाइफ में, बस एक है प्रयास करते रहना है विद्यार्थियों को। और बहुत सारे जो स्टूडेंट है जो पढ़ने में पीछे होते हैं, मतलब लॉन्ग रन में बहुत आगे निकलते, आप सही बोल रहे हैं सर। और बहुत अच्छा करते हैं, जो कि बहुत टॉपर शायद उतना अच्छा ना कर पाए। हाँ, आप सही बोल, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना वही सर कुछ ना कुछ बने होते हैं। जैसे अभी मूवी देखी थी ना आपने 12वीं फेल सर, आपने देखी हो सर, कितना अच्छा मतलब वो बंदा 12th भी पास नहीं कर पाया था और फिर सर आईपीएस है वो सर। यस, ही इज आईपीएस। हाँ, तो सर कितनी बड़ी बात है। कई बार सर चीजें थोड़ी देर से समझ में आती है ना, सबका दिमाग तो एक जैसा काम नहीं करता है सर। और सर आपने तो मनोविज्ञान पे बहुत स्टडी किया है सर, आप तो डिफरेंट मतलब कई ब्रेन्स को आपने समझा है सर, है ना। तो सर ये बहुत अच्छा रहा हमारी आज जो बातचीत थी, तो सर बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो नशे से दूर रहें, और नशे से बाहर आने के सर क्या प्रयास होते हैं और कौन उन प्रयासों में उनका साथ दे सकता है सर? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़िंदगी छोटी नहीं है, लंबी है। अपना उद्देश्य बनाए रखें, अपना टारगेट बनाए रखें कि हमें क्या अचीव करना है। आपको आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी है, मेक वन सम टारगेट एंड कीप ऑन ट्राइंग फॉर दैट। छोटी मोटी चीज़ें जो आपको समझना होगा, यदि आपका ड्रीम बड़ा है, नशीले पदार्थों के में ना पड़े, शुरुआत ही ना करें और इस ट्रैप में ना आए। और कोई दोस्त यार कहता है ये ट्राई कर लो, तो कभी वो ट्राई ना करें। सेकेंड चीज़, गिव 1 आवर फॉर योर सेल्फ। 1 घंटा हर विद्यार्थी को अपने लिए देना चाहिए, इवन एडल्ट को भी। बिल्कुल सर। 1 घंटे में आप
करीब 40 मिनट डू सम एक्सरसाइज, 20 मिनट बचते यू डू योगा मेडिटेशन या लिसन म्यूजिक। अपनी हॉबीज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप यू आर गुड सिंगर, आप कुछ देर अपना गाना वाना गाना गा गाइए, लीजिए, गाना बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। करिए। आप कुछ पेंटिंग अच्छी करते हैं, डू सम पेंटिंग। दूसरी बात, कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत जरूरी विद्यार्थियों को। अपना पेरेंट्स से बातचीत करते रहना, कोई समस्या है बताते रहना, और अपने टीचर से भी कम्युनिकेशन बनाए रखना। कोई समस्या है आप उनसे डील कर पूछें और अपनी समस्याओं को दूर करें। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आपको ड्रीम बड़ा है तो आपको ड्रीम के साथ साथ आपको ये सब चीज़ें अपनाना बिल्कुल पड़ेगा। सर, तभी लाइफ आप- सर बहुत खूबसूरत है सर। Yes. देखो सर, हम इतनी अच्छी दुनिया में रहते हैं, आप तो विदेश में भी देख कर आए हैं सर, है ना। एकदम सोचो सर, अगर सब इस चीज में उलझ गए ना सर, तो एक मतलब गड्ढे में चले जाओगे सर। अब इतनी खूबसूरत जो दुनिया है या वर्ल्ड है, उसको कभी देख ही नहीं पाओगे सर। ट्रूली स्पीकिंग मैं भी महसूस करता हूँ लाइफ इज ब्यूटीफुल जर्नी। बिल्कुल सर, बस आपको चलते जाना है बिल्कुल सर। और बस आपको देखना है कैसे हम अपना अचीवमेंट करें और कैसे जो बुराइयों में सब दूर करें। हाउ टू बी अचीव टारगेट विद दिस। सर्टेनली मैं कुछ लाइनें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा बिल्कुल सर। नशीले पदार्थों का। वो जो है आपको याद रखना चाहिए। ठीक है सर, जैसा कि आप कई सारे कैंप्स करते हैं सर, और अभी भी आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली जो मध्य प्रदेश पुलिस है उसके साथ आप काफ़ी अच्छा नशा मुक्ति पे काम कर रहे हैं सर। तो गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है जिससे कि हम नशे मुक्ति की तरफ प्रमोट हो सर? अपने एक बहुत बड़ा एक एरिया है जी सर। जो कि एक समझने की आवश्यकता है कि नशा एक सामाजिक विकृति है और जिसमें समाज, परिवार, ये सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो पहली बात यह है कि नशीले इतना ज़्यादा बर्डन है, जैसे हमने बताया, मोर देन 25% लोग कभी ना कभी इस्तेमाल करते हैं जी। इसके कारण ये समस्या बढ़ रही है। कैसे रोका जाए? तो सरकार प्रयास कर रही है। सरकार की अपनी बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी नीतियां हैं और उनको प्रोग्राम है, मगर आज ये प्रोग्राम जो भी हैं बहुत प्रभावी नहीं हो रहे हैं। अच्छा। ऐसा कहे। दूसरा, आजकल जो मैं इन्वॉल्व हूँ तो इनफैक्ट सोशल जब तो सोसाइटी सामने नहीं आएगी तब तक के लिए इसको दूर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ग्रुप जो कि नशीले पदार्थ नहीं लेता है उनमें रोका जाए। जैसे आपके यहाँ स्टूडेंट कॉलेजेस, बहुत अच्छी बात लगा, अच्छा लगा आपने ये प्रोग्राम किया। यदि बच्चे नहीं लेंगे इतने बच्चे तो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम करना कि नशा ये क्या, ऐसे विकृतियाँ क्या होती हैं, तकलीफ और क्या एडिक्शन हो जाता है, फिर ज़िंदगी कैसे खराब होती है, ये एक वे है। दूसरा, जैसे मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी ग्राम पंचायत में जाता हूँ, वहाँ पर जो सरपंच है उनको ले करके दवाओं के बारे में अवेयर करता हूँ, ये खराब चीज़ है, इसमें कैसे दूर किया जाए। फिर ये ऐसी चीज़ें, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जो मैं कैंप द्वारा अवेयरनेस करता हूँ। फिर वहाँ के जो एडिक्ट है उनको लेकर के एडमिट करके कुछ हफ्ते उनको बाहर लाते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, आजकल में एक प्रोग्राम है पुलिस से जागी उम्मीद। पुलिस डिपार्टमेंट भी चाहता है कुछ अच्छे काम करे, तो स्लम एरिया में काम कर रहे हैं। अच्छा। स्लम एरिया में क्या है कि पेरेंट्स वो काम पर चले जाते हैं, बच्चे जो छोटे छोटे हैं 10वीं 11वीं के वो रह जाते हैं और बड़ा छोटा से कंजेस्टेड पालन है, तो वो ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा। आज उनमें एक अपनी अलग तरह की समस्या है। दे आर एडिक्टेड विद द थिनर। हाँ सर, थिनर मैंने सुना है सर, बिल्कुल। हाँ, एक थिनर है सर, और एक मैंने कई बार खुद ने देखा है सर, मेडिकल स्टोर से है ना, ये बच्चे कफ सिरप भी लेते हैं सर। हाँ, और नेल पॉलिश भी बहुत। हाँ, वही पेट्रोल का, ये सब सस्ता चीज है, एडिक्शन सस्ता नशा जिसको। भांग गोलियां खाते रहते हैं। तो उनमें बहुत बड़ा ये क्या है,
ये स्लम एरिया के बच्चे, यदि इनको आज केयर ना किया गया तो यही तो भविष्य है भारत। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। वो एरिया होता पीछे रहेंगे, तो पुलिस विभाग से मिल करके हम पर हर करीब थाने के हर सैटरडे को करीब बच्चे जो भी हैं जी सर। उनको हम लोग बात करते हैं, परीक्षण करते हैं और क्या नशा करते हैं असेसमेंट करते हैं, अच्छा। मोटिवेट करते हैं कि वो छोड़ जाए। तो सर रिजल्ट मिलता है उसका? रिजल्ट काफी अच्छे मिलने लगे हैं। अच्छा समझा इससे पहले वो पुलिस से डरते थे, और एक्चुअली क्या है हमारे साथ समस्या लाएगा कौन। क्या होता है कि ये आपको बताएं 25% जो बच्चे हैं स्लम एरिया के, दे आर इन सम क्राइम इन्वॉल्व, छोटे मोटे। बिल्कुल तो बिल्कुल। पुलिस विभाग को उसको भी है देखना, ठीक करना बहुत जरूरी। तो आज तो उनको क्राइम से उनसे जरिए हम ठीक करके क्राइम से बचा लेंगे, सही बात उनका है। जीवन अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल तो सर। एक अच्छा सा ये कार्य करने का मौका मिल रहा है उनके साथ में। हाँ, आगे और भी मेरा ख्याल है काम करने की जरूरत है। शासन से कहा जाए कि वो आ करके कोई नीति बनाकर कोई इफेक्टिवली, ऐसा कोई अभी तक संभव नहीं जब तक समाज वो नहीं आए। मतलब आप कहना चाहते हैं सर ये सामाजिक सोशल हाँ। प्रॉब्लम है, तो समाज के लोग ही कुछ इस तरीके से व्यवस्था बनाए हाँ। कि इसको हम कम कर सकें काम सर। कर सकते हैं। हाँ। और रोकथाम जो नहीं कर रहे हैं उसको किया जा सकता बहुत है। that's very- बाकी जैसे सर आप और आपकी जो टीम है, जो आपके साथ भी कई लोग होंगे, कई एनजीओज भी सर इस पे काम कर रहे हैं, तो सर अच्छा इनिशिएटिव है। पर गवर्नमेंट की तरफ से सर फिलहाल तो कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है, नहीं बनी नशा मुक्ति को लेकर। जी। इसलिए हमने क्या किया था, अभी लास्ट सैटरडे को एक वर्कशॉप रखा था जी, विद द हेल्प ऑफ पीस फाउंडेशन ऑफ इंडिया कि ड्रग फ्री मध्य प्रदेश, दिन भर के हम लोग चर्चा रखा जी। और उसमें एक बहुत माने जाने मनोचिकित्सक और नेशनल ड्रग डिविजन के इंचार्ज डॉक्टर अम्बेडकर और एक लखनऊ मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर दलाल जिस पर काम करते आए थे, तो उनका हम लोग लेक्चर रखा। बाद में मिल करके उसमें स्टूडेंट थे, टीचर्स थे और सोशल वर्क में जो काम करने वाले बहुत सारे ड्रग डिडिक्शन सेंटर लोग। तो हम लोगों ने ये आखिर में जो निचोड़ निकला कि पहला काम है सोसाइटी को आना, अवेयरनेस करना, अवेयरनेस, बिल्कुल जिससे ये यूथ से रोक सके। सेकेंड, जो एडिक्ट है, डॉक्टर भी नहीं समझता है कि अगर उसके पास आता है कोई मरीज, मान लो कोई पर्सन आता है उसको टीबी है, तो एटलीस्ट पूछना है कि वो स्मोक करता है कि नहीं, एडिक्टेड तो नहीं है। ये तो डॉक्टर पूछ ले तो उसको अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए। तीसरा, नशा मुक्ति केंद्र जो है अपनी जिम्मेदारी ले। आज एक चीज बताएं, जो एक ब्राउन शुगर एडिक्ट को शायद आपने नहीं देखा होगा, क्या करता है कि ये इतना कॉस्टली होता है ब्राउन शुगर कि उसको खरीदने के लिए क्या करता है, घर के बर्तन तक बेच देते हैं। हाँ सर, सुना है मैंने। और क्या परिवार की स्थिति होती होगी, तो उनको रिहेबिलिटेट करा जाए, कौन करेगा? हम ही तो करना होगा, चाहे गवर्नमेंट से सहायता ले, गवर्नमेंट उनको फिर से एक सामाजिक स्थिति दिलाना होगा, एडिक्शन से दूर करना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रिहेबिलिटेशन। चौथा, हम गवर्नमेंट या जो वो सब डिपार्टमेंट जिनको अंकुश लगाना है, उनकी जिम्मेदारी भी तो है। बिल्कुल सर। यदि मान लीजिए अपने यहाँ कहा जाए कुछ धार्मिक स्थलों पर सिर्फ शराब नशा की बंदी है, शराब की बंदी, बस दूसरे की तो बंदी तो नहीं है। बिल्कुल सर। तो भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है, सारे नशा बंद हो, पूरे प्रदेश बंद हो। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जितना खर्चा बेनिफिट फायदा होता है शराब बेचने से, 3 गुना ज्यादा खर्चा होता है गवर्नमेंट का उसके उपचार में। बताओ। हाँ, कितनी बड़ी बात है सर। इतनी बड़ी बात तो इसका कोई फायदा तो पर वो गवर्नमेंट तो समझ नहीं रही है ना सर। बिजनेस बन गया है, वही बहुत सारे वहां पर शायद बंद कमरों में वहां सोच कुछ अलग होती है। बिल्कुल सर। और प्लानिंग कुछ अलग होती है, पर धरातल समथिंग इज डिफरेंट। तो उनका
जो इन्फोर्समेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट करते हैं, जो कि बहुत बिक रहा है उनको रोकना, ये भी तो काम है। पुलिस इतना बड़ा डिपार्टमेंट। बिल्कुल सर। नहीं सर, गवर्नमेंट की तरफ से सही में सर। हाँ। अभी जैसे कई बार शायद ये कंट्रोवर्शियल भी हो सर, जैसे हम एड्स देखते हैं, आप देखते हैं उसमें भैया विमल बिक रहा है। अब विमल बोल के तो विमल बेचते नहीं है। कल सर मेरे बेटे ने ही मुझसे पूछा, उसको अभी तक समझ में नहीं आया था, बोले मम्मी विमल में तो इलायची डली हुई है। मैंने बोला कि बेटा पर ऐड इलायची का ही कर रहे हैं, पर उसके ऊपर जो विमल लिखा है ना, इलायची विमल की कोई नहीं खाता है सर, कौन जाएगा इलायची खाने। तो वो बेच तो वही रहे जो उनको बेचना है, गुटखा बेच रहे हैं। गुटखा बेच रहे हैं ना सर वो। तो वो मेरे बच्चे ने भी वही बोला, मम्मी इसमें तो इलायची है। मैंने बोला बेटा वो दिखा ऐसे रहे क्योंकि वो सोशली वो होता है ना कि एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। अब ऐसा कोई, क्योंकि वो तो जैसे सर मूवी चालू होती है तो आपने भी देखा है, लिखा हुआ रहता है कि धूम्रपान और शराब आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। जो खुद जो गुटखे के जो पैकेट आते हैं सर, उन पे भी लिखा हुआ रहता है कि ये सब चीजें हानिकारक है, लेकिन फिर भी चल रही है। तो सर कहीं ना कहीं कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए। आपका ऑब्जर्वेशन सही है। इस तरह अंधे बना करके पब्लिक को उस तरह से दूसरे गुटखा, आज का एडिक्शन के बारे में ये गुटखा वगैरह इतना कॉमन है और इतना फ्रिक्वेंट है, कहीं कम नुकसानदायक नहीं है सर। और सही क्या होता है ना, जैसे आपकी लाइफ के कोई रोल मॉडल होते हैं सर। अभी जैसे बोलते हैं ना कि अभी बड़े बड़े स्टार ही इनका ऐड कर रहे हैं सर, तो होता है ना कि वो लोग बोलते हैं अरे जब ये खा सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं खा सकता। तो सर उनके पास बहुत पैसा है, वो ट्रीटमेंट करवा लेंगे। हम एक आम जिंदगी जीने वाले छोटे लोग हैं, हमारे पास तो 2 दिन के खाने का वक्त का नहीं होता है। तो ट्रीटमेंट में भी तो सर कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो पैसा तो सर लगता ही है ना। ये गुटखा अपने यहाँ इंदौर का है, जो बिजनेसमैन है जिसका एक ब्रांड जो है गुटखा की है, ही डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर ऑफ बिकॉज ऑफ दिस, उसको कर्ज लगाओ सर, कर्ज लगाओगा उसको इतने लोगों का क्योंकि इतने है ना सर। क्योंकि जब आप कुछ भी ऐसे काम करते हो ना तो सर कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना भगवान या नेचर आपको पनिश करता है। यस, तो ये सब चीजें आल्दो कानून है टोबैको कंट्रोल में, मगर बहुत सारी चीजें इफेक्टिव लागू हैं। पहले तो कहीं भी कोई बस में बैठ कर सिगरेट पीता था, बीड़ी, वो सब बंद हुआ। क्यों? पब्लिक सजग हुई, उसको किया। तो शायद इसमें भी पब्लिक को अंदर आ गया ना होगा। हाँ सर, आपने सर बहुत अच्छी चीज बोली जो मुझे अच्छी लगी कि अगर ये सोशल प्रॉब्लम है तो समाज में रहने वाले लोग ही इसको दूर कर सकते हैं। हमको ही थोड़ा सर अपोजिशन बताना पड़ेगा। जैसे आपके सामने कोई स्मोक कर रहा है, जैसे आपने बोला, पहले तो लिखा हुआ भी रहता था कि इस एरिया पे स्मोकिंग बंद है यहाँ पर। अभी जैसे फिर भी सर इंदौर में तो काफी सुधार है जब से हम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक जो गुटखा और सिगरेट मतलब नॉर्मली नहीं पीते हैं लोग, थोड़ा सा डरते हैं कि वो चालान बन जाएगा या कहीं पे थूक दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज में थोड़ा तो हम आगे जा रहे हैं सर। बाकी तो सर समाज, जी जैसा आपने कहा, समाज को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो समाज की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समाज आया है स्वच्छता में, तभी हम आगे। बिल्कुल सर। दूसरी बात, पहले क्या होता था, बार बार एड आता था, कोई यहाँ ना थूके या ना देखो, वो काफी पहले आता था। कोई चलता हुआ जा रहा है स्कूटर पर, बाजू वाले को पता चला कि वो सब दिन कुछ खराब कर दिया। बिल्कुल। तो वो सब चीजें ये बंद हुई। एक मैं चाहूंगा कि कहना, एक इंदौर इज समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल। ये देवी अहिल्या की नगरी है। बिल्कुल। इसका आदर्श है, उनका बहुत बड़ा यहाँ पर अभी भी अच्छे काम जो में शहर आगे रहता है, करता है। तो मेरा ख्याल है ये शहर में बहुत सारे ऐसे सजग लोग हैं, और आप जैसे लोग इंस्टीट्यूशन के में जो हैं, अब ये सिर्फ यही नहीं है, आगे चल कर के भी आप लोग है कि पूरे शहर में भी स्टूडेंट में कुछ कर सकते हैं। क्या सर एक्चुअली ना मेरा लाइफ का एक ऐसा एम बोल सकते हो कि मुझे सर इस चीज़ पे काम करना है। मतलब कैसा, एक तो जो मेंटल हेल्थ होती है ना, और सर मेंटल हेल्थ की जो होती है ना सर, तो लोग क्या करते हैं उसको सर अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि समाज इसको समझे, डॉक्टर के पास जाए, और सर हर चीज का इलाज, अभी तो 2-4 बीमारियां छोड़ दी जाए तो सबका इलाज संभव है सर। क्या संभव नहीं? आजकल बिल्कुल सर, साइंस इतना आगे बढ़ गया है सर। ऑल मेंटल डिसऑर्डर नाउ दे आर ट्रीटेबल, इलाज करके अच्छा जिंदगी बिता सकते हैं सर। बिल्कुल। तो जरूर मेरा ख्याल है कि
संभव है, बिल्कुल संभव है। मगर आप कर सकती हैं ऐसा। जैसे एक वो आज थोड़ा बहुत मुझे लाइन याद है कि जैसे कौन आसमान में कुछ नहीं कर सकता है, छेद नहीं कर सकता है। एक पत्थर तो शौक से उठा लो प्यारे। वही तो लेट्स आई थिंक वही सर, हमारा बैकग्राउंड नहीं है लेकिन सब जब हम लोग इन्वॉल्व हुए ना इस एरिया में, जब बच्चे स्टूडेंट्स आने लगे, उनकी क्वेरीज सुनी सर, कई एडिक्टेड बच्चे सर हमने आइडेंटिफाई किए, क्योंकि सर कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है उससे पता चल जाता है सर, उनका बात करने का तरीका, उनका बॉडी का जो है ना मूवमेंट सर, ये हैंड शेक होते हैं सर। जैसे हम लोग मेडिकल में तो आपको पता है डिफेंस की तैयारी करवाते हैं, तो नॉर्मल तो बॉडी देख ही लेते हैं हम बच्चों की, तो सर उनका जैसा होता है ना कि कहीं देखेंगे कहीं बात करेंगे, तो सर कई चीज़ें हमारे सामने आई है, तो हमको लगता है इस समस्या से हमको सर। देखो मैं बताना चाहूँगा, दो तरह के लोग हैं, एक समाज में कुछ करना चाहते हैं जी, ऑब्जर्व करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये तो मेरा ख्याल है कि समाज में आप जैसे लोगों की आवश्यकता है और बहुत कुछ कर सकते हैं। इस एकेडमी से चूंकि छात्रों के बीच आना, मैं टीचर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं और सर आपकी बातें सब तक जाएंगी जी, सर जी। और स्टूडेंट भी मैं चाहूँगा, चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आगे भी इस अच्छी बातों करने करें। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, ये पॉडकास्ट में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव दिखा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।